मोहतरम जनाब मकसूद अहमद साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप, और जो आज के इस प्रोग्राम में एजुकेशन समिट में जो स्पीकर हैं, पेप टॉक्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉकी सागोजी और गुल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर बी एल रैना साहब, मेरे जितने यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्त स्टूडेंट हजरात को मेरा सलाम व आदाब। मुझे खुशी महसूस हो रही है आज कि इस एजुकेशन समिट में जो पहली बार जम्मू कश्मीर में मुनक्किद हो रहा है, और समिट में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। हालांकि मैं वर्चुअल तौर पर इसमें शिरकत कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मकसूद अहमद साहब जो इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका मुझे फ़ोन आया था कि आप भी इसमें शिरकत करें और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी पर आप बातचीत करें। हालांकि मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा आप तक बात पहुँचा सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे हकीर इंसान को अगर उन्होंने ये मौका बख्शा है तो मैंने इसको कबूल किया और आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चंद बातें आपसे करूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले जो हिंदुस्तान में आई वो 1968 में आई, और उसके बाद जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी जी की सरकार में 1982 में, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा रिव्यू करके नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने 1992 में उसको रिव्यू किया था, और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। और इसे तब्दील करने, इसमें नई चीज़ें लाने, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलने की बहुत ज़रूरत थी। और इसीलिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए, तो इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी होती है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, तो उसी से कानून भी बनते हैं। तो इस लिहाज से जो एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एजुकेशन होती है वो फाउंडेशन होती है हमारे मुल्क की, बल्कि तमाम मुल्कों की। हर चीज़ की फाउंडेशन एजुकेशन होती है। जितनी स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रांग आपकी बेस होती है, उतनी ही स्ट्रांग आपकी बिल्डिंग बनती है। नेचुरल सी बात है कि अगर आपकी जो बुनियाद है, आपकी बेसमेंट है एक बिल्डिंग की, वो अगर कमज़ोर है, उसमें अगर फॉल्ट्स हैं, उसमें अगर ड्रॉबैक्स हैं, तो आपकी जो ऊपर की इमारत है वो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है। तो इसलिए जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी अहम होती है। किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को ऊपरी सतह तक ले जाने में और कामयाब मंजिलों तक ले जाने में एजुकेशन का एक अहम रोल रहता है। और इसीलिए एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, और इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और हर तरफ से एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी हिसाब से जो एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन जो है वो इसमें ज़रूर मौजूद है, थोड़ा सा मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत सारे स्पीकर्स ने इससे पहले जो है इस पे अपने ओपिनियंस दिए हैं, अपनी राय दी है, और मैं भी अपनी कुछ राय इस पे ज़रूर दूंगा। लेकिन पहले आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या, इसमें कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। तो सबसे बड़ी तब्दीली जो इसमें यह आई है कि इससे पहले हमारी जो मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जिसके तहत एजुकेशन का डिपार्टमेंट चलता था हिंदुस्तान के अंदर, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे। और अब इसको तब्दील करके, इसको तब्दील किया जाएगा जो ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी 2022-2023 में, तो इसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा, यानी एक्सक्लूसिवली जो मिनिस्ट्री है इसके लिए कायम की जाएगी। तो एक बड़ा कदम है। इसके अलावा पैटर्न भी चेंज किया गया है। पहले हमारे यहाँ जो सिस्टम था एजुकेशन के अंदर वो 10+2 का पैटर्न था। कुल मिलाकर 12 साल स्टेट गवर्नमेंट
या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है वो आपकी तालीम पर पूरी नज़र रखती थी। लेकिन अब जो मौजूदा सिस्टम है वो 5+3+3+4 है। और अब सरकार, अगर आप जमा करेंगे इस फिगर को, तो 15 साल हो जाते हैं, यानी सरकार आप पे 15 साल नज़र रखने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12वीं क्लास के बाद आपको 3 साल और नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये किया गया है कि जो एंट्री लेवल है, हमारे यहाँ एंट्री लेवल को तब्दील किया गया है। पहले यहाँ पे जो गवर्नमेंट होते थे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे, उनमें जो एंट्री लेवल होता था, यानी बच्चे को स्कूल जाना जब होता था तो उसकी उम्र 6 साल होती थी। 6 साल से कम के बच्चे को हम स्कूल में दाखिल नहीं करते थे। तो अब जो एंट्री लेवल है उसको 3 साल कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो प्राइवेटाइजेशन हमारी थी, जो प्राइवेट स्कूल्स थे, उनमें ये पैटर्न ऑलरेडी था। जैसे कि नर्सरी होता था, प्री नर्सरी होता था, यूकेजी, एलकेजी, और उसके बाद फर्स्ट की क्लास जो है वो लगाई जाती थी। लेकिन इस वाले में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ जब नर्सरी या प्री नर्सरी या फिर उसको यूकेजी या एलकेजी में किसी प्राइवेट स्कूल में डाला जाता था तो उनका एक बड़ा सा बैग भी होता था, बड़ी बड़ी कापियाँ होती थी। अब किया क्या गया है कि एजुकेशन को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है। 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज जो है उसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, उसके बाद एक प्रिपरेटरी स्टेज आती है, उसके बाद मिडल स्टेज आती है, और फिर सेकेंडरी स्टेज आती है। तो जो फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज में जब 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, और पहले 3 साल, इसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो पहले 3 साल है, पहले 3 साल में वो स्कूल के अंदर सिर्फ खेलेगा, उसे और कोई काम नहीं होगा। कोई बस्ता, कोई बैग, कोई कॉपी, कोई पेंसिल उसके पास नहीं होगी। यानी जो बच्चा पहले अपने घर में करता था, खेलता था, रंगों के साथ खेलता था, कोई और चीज़ों के साथ खेलता था, वही चीज़ वो अब स्कूल में करेगा। कपड़े भी गंदे करेगा, कोई वर्दी का कोई वो नहीं होगा कि उसको वर्दी लगा के ही आना है, उसे कॉपी पेंसिल लेके आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बच्चा जो घरों में करता था, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ करता था, खेलता था, उसी तरीके से ये बच्चा अब 3 साल में स्कूल जाएगा, और पहले 3 साल ये वही करेगा जो पहले करता था, खेल कूद में अपना पूरा वक्त जो है वो सर्व करेगा। और उसके बाद का जो 2 साल है वो पहली जमात और दूसरी जमात, इसमें बच्चे को थोड़ा सा ये ट्रांजैक्शन स्टेज इसको माना जाता है। खेल से थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाई की तरफ ले जाने की एक कोशिश जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ बात कि हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट है वो कम क्यों रहता था, और बच्चे जो हैं वो क्यों घबराते थे स्कूल जाने से। क्योंकि उनको स्कूल जाते जाते ही किताबों का बड़ा सा बैग और बड़ी सी कापियाँ, और फिर उनको याद करना पड़ता था, एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो बच्चा जो है वो स्कूल जाने से घबराता था। और हम भी जब छोटे छोटे थे तो स्कूल जाते वक्त बहुत रोया करते थे, और फिर वालिद मोहतरम हमें उंगली पकड़ के स्कूल ले जाया करते थे। तो बच्चा जो है स्कूल से बहुत घबराता था। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जो है कहीं जा रहा था, बाज़ार में या स्कूल की तरफ जा रहा था, तो एक कसाई जो है वो अपने बकरे को ज़ोर से ऐसे खींच रहा था, और वो बकरा जो है वो पीछे की तरफ अपने आप को धकेल रहा था। तो वो बच्चा जो है उसने अपने वालिद से सवाल पूछा कि अब्बू, ये जो ये मसला है ये क्या है, ये इसको क्यों इसको घसीट रहा है। तो वालिद ने अपने बच्चे से कहा कि ये इसलिए इसको घसीट रहा है क्योंकि इसको ज़बह करना है, हलाल करना है, और ये इसका काम है। तो कहा अच्छा, मैंने सोचा कि शायद ये इसको स्कूल ले जा रहा है। तो यानी ज़बह करने से भी जो बड़ा डर था वो बच्चे के अंदर स्कूल जाने का डर था। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जो बच्चा है वो खेल की गर्ज से, उसके लालच में आके, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के खिलौने रखे गए होंगे, उस तरह के खेल का सामान रखा गया होगा, तो नेचुरल सी बात है कि बच्चा बड़ी खुशी खुशी जो है वो घर से निकलेगा खेल के लिए। इसलिए जो पहले 3 साल हैं वो खेल में लगाए गए, और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन दी गई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और उसमें भी ये किया गया कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बच्चा मस्त होके जो ट्रांजैक्शन जो है वो भी पार कर लेगा और पहुंचेगा वो तीसरी क्लास में। अब यहाँ से 5 तो हो गया, अब +3 जो है वो क्या है, वो है
जो हमारी प्राइमरी स्टेज आती है, या इसको प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं, इसको प्रिपरेटरी स्टेज का है, इसमें प्रिपरेशंस कराई जाती है कि बच्चे को अब हमने आगे कैसे ले जाना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो ये है कि जो मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान में बच्चे को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ाया जाना चाहिए। इसको कंपलसरी भी नहीं किया गया, हालांकि इस पर बहुत बड़ा बवाल उठ गया है कि मादरी ज़बान अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा अंग्रेज़ी वगैरह में कमज़ोर रहेगा। उनकी ये जो बात है इसमें उतनी दमदार बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कर ही दिया है कि जो मादरी ज़बान है वो हमने रख तो दी है, लेकिन फोर्स हम किसी को नहीं कर रहे हैं कि भैया आपने सिर्फ मादरी ज़बान ही पढ़ानी है। आपकी मर्जी है तो आप अंग्रेजी पढ़ाइए, आपकी मर्जी है तो आप मादरी ज़बान में पढ़ाइए। किसी पे इसमें कोई वो बार जो है वो नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। यानी कुल मिला के एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जिसमें मर्जी है पढ़ाएं, लेकिन मादरी ज़बान को इसलिए ज़रूरी कहा गया है क्योंकि मादरी ज़बान में जो ग्रेस्पिंग पावर होती है एक बच्चे के अंदर वो बहुत खूब होती है, और उसको ग्रेस्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए जो है मादरी ज़बान को रखा गया है। लेकिन अंग्रेज़ी भी मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं कि अंग्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जो हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बाहर के मुल्कों में जॉब बहुत आसानी से मिलता है चाइना के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं टूटी फूटी कुछ न कुछ अंग्रेज़ी बोल ही लेता है, लेकिन जो चाइनीज़ होते हैं वो अपनी मादरी ज़बान में ही उनको पढ़ाया जाता है, और उसका नुकसान उनको ये होता है कि उनका बड़े से बड़ा डायरेक्टर जो है वो भी पूरे तरीके से बेहतर ढंग से अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है, जिसमें उनको बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो उन्होंने जो चिंग चंग पंग की ज़बान जो है वही पढ़ते हैं, और उसके बाद जब उन्हें अंग्रेज़ी जो है बेहतर ढंग से नहीं आती है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पूरी दुनिया में बहुत कम मिलती हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो चाइना के मुकाबले में ज़्यादा जॉब लेता है जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें, इसलिए क्योंकि उनको अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी आती है या थोड़ी बहुत ही कुछ न कुछ आती है। तो अंग्रेज़ी ज़बान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है इस स्टेज के अंदर यानी 3 से लेकर 5 तक यहाँ आप एग्ज़ाम देना शुरू हो जाएंगे बच्चे, यानी तीसरी के बाद जो है वो एग्ज़ाम का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं। अब अगली स्टेज जो आती है वो +3 की आती है, यानी 5 + 3 तो आपने समझ लिया। अब एक और स्टेज आती है जिसको +3 बोलते हैं, यानी आपकी एंट्री अब 6th में होगी, 6th, 7th और 8th, और इस वाली स्टेज को हम मिडल स्टेज कहते हैं। ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि इस स्टेज में 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट की गई हैं। एक तो जो कंप्यूटर कोडिंग है, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसको कोडिंग सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो 6th में ही आपको सॉफ्टवेयर बनाना शुरू हो जाएगा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी एक जहनीत बनाई जाएगी उस तरफ कि कोडिंग थोड़ी बहुत ही जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाई जाएगी। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो इस स्टेज में है और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल कोर्स एक चलाया जाएगा इस वाली स्टेज के अंदर, जिसमें बच्चे को जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर वो सीखना चाहता है कारपेंटरी का काम तो वो कारपेंटर का काम सीखे, अगर उसको सेविंग मशीन चलाना सीखना है तो सेविंग मशीन चलाना सीखे, अगर उसको रेडियो बनाना सीखना है कि उसको रेडियो को कैसे ठीक करते हैं तो रेडियो बनाना सीखे। इस वाली स्टेज में जो मिडल स्टेज है, इस वाली स्टेज में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये भी की गई है कि अब इंडियन लैंग्वेज को भी पढ़ाना ज़रूरी बताया गया है। इसमें आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, कश्मीरी पढ़ सकते हैं, गोजरी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है, 9th, 10th, 11th और 12th की। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अब इस स्टेज में जो सबसे बड़ा जो तब्दीली की गई है वो ये है कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया है। पहले हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम जो है वो कॉलेज में होता था, अब सेमेस्टर सिस्टम जो है वो 9th से ही शुरू होगा, यानी बच्चे को हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। इसमें एक और जो बड़ी बात की गई है वो है कि अब स्ट्रीम भैया कोई भी नहीं होगी। पहले ये होता था कि
जब हम 10वीं क्लास पढ़ लेते थे, 10वीं क्लास के बाद या हमें आर्ट्स पढ़ना पड़ता था या हमें मेडिकल पढ़ना पड़ता था या नॉन मेडिकल पढ़ना पड़ता था, इस तरीके की पढ़ाई होती थी। अब ये होगा कि भाई आप जो कुछ पढ़ना चाहते हो, बुफे सिस्टम है, आप इस प्लेट के अंदर क्या क्या लेना चाहते हो, क्या क्या खाना चाहते हो, आप खा सकते हो, आप ले सकते हो। आप अगर पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ो, और हिस्ट्री के साथ आप पढ़ना चाहते हो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग भी पढ़िए। और नहीं, अकाउंटिंग के बाद आपको इंटरेस्ट है कि आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, तो बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। यानी कुल मिला के एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। इस स्टेज में बहुत एक अच्छी बात लाई गई है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो आज तक बिल्कुल भी नहीं था। हमारे यहाँ स्कूलों में सबक पढ़ाया जाता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि ये पढ़ा क्या रहे हैं। हमने भी पढ़ा है कि ज़मीन गोल है, नारंगी की तरह गोल है, ये हम रट के पढ़ लेते थे, ज़मीन गोल है, नारंगी की तरह गोल है। लेकिन फिर जब हमारे टीचर ने, जो साइंस का टीचर होता था, ज्योग्राफी का टीचर सॉरी, जो होता था, उसने जब हमारे यहाँ एक ग्लोब लाया और ग्लोब के इधर एक मोमबत्ती जला दी और उस मोमबत्ती की रोशनी उस पर पड़ने लगी, तो बोला कि भैया ऐसे ज़मीन घूमती है और इधर जो है वो अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पीछे अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ इस वक्त रोशनी है। इसी तरीके से जब घुमाया तो इधर भाई इस वक्त रोशनी है, इधर अंधेरा है। तो उन्होंने समझाया हमें किस तरीके से टेबल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, तो हमें बहुत समझ आई और आज तक जो है वो हमें समझ है। इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे यहाँ नहीं थी। ज़मीन गोल है, हमें पता था ज़मीन गोल है, अब कैसे गोल है, क्यों गोल है, इसके बारे में तो कोई इल्म नहीं था। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में ये पढ़ाया जाता है कि भाई ज़मीन गोल है, लेकिन अगर चपटी होती, अगर चकोर होती, अगर तुकूनी होती, तो भैया क्या होता। क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर सोचेगा आदमी, यार अगर सच में ज़मीन गोल नहीं होती, ये चपटी होती, ये ट्रायंगुलर होती, तो क्या होता, फिर ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता। यानी क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट जो है उसको ये पढ़ाया जाता है कि भैया 1947 के अंदर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत काम किया और ये किया। अब क्रिटिकल थिंकिंग में ये है कि भैया 1947 की जगह अगर 1857 के दौरान ही जब पहली जंग आज़ादी शुरू हुई थी, अगर उसी दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली होती तो क्या होता। तो बच्चा सोच में पड़ जाएगा, यार क्या होता, उस वक्त उतने डेवलप भी नहीं था, उस वक्त हिंदुस्तान के पास उतनी फोर्स भी नहीं थी, मैन पावर भी नहीं था, हिंदुस्तान के लोग उस वक्त पढ़े लिखे भी नहीं थे, अच्छा उस वक्त क्या होता। तो क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है बहुत ध्यान दिया जाएगा और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है जो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। तो भैया मैंने आपको जो 12th लेवल है, जिसको हम कहते हैं अब 5+3+3+4, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब सोचेंगे कि भैया आगे तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में क्या होगा, तो ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब ग्रेजुएशन जहाँ 3 साल का होता था अब 4 साल का हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम यहाँ भी कुछ भी नहीं है। पहले हम क्या करते थे कि इसमें एंट्री और एग्जिट लेवल जो होता था हमारा, वो बड़ा टफ लेवल था। जैसे हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास पढ़ते थे और सेकेंड ईयर के बाद अगर हमने छोड़ दिया गलती से, तो भैया आपको 2-3 साल बाद अगर याद आ गया पढ़ना दोबारा, तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में आना है। अब ऐसा नहीं होगा। यानी आप अगर जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है उसमें दाखला लेते हैं, तो आपको 1 साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बोला जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं और दूसरा साल भी कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आपका अब साल ज़ाया नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट मिला पहले साल, दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिला और तीसरे साल आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। और डिग्री के बाद एक और कोर्स जो है चौथा साल भी जोड़ा गया है कॉलेज के अंदर, जिसको ग्रेजुएशन रिसर्च बोलेंगे। इसमें स्पेशलाइज रिसर्च हो जाएगी और अगर कोई करना चाहता है तो इसको कर भी सकता है। जिसने आगे की पढ़ाई करनी है उसको ग्रेजुएशन रिसर्च करना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, जो उसके बहुत काम आने वाला है। और अगर कोई नहीं करना चाहता है, 3 साल में ही ख़त्म हो गई, तो उसकी डिग्री ख़त्म हो गई, जॉब वगैरह के लिए उसकी 3 साल की डिग्री ही कंसिडर की जानी है, तो वो ग्रेजुएशन उधर ख़त्म हो गई। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर तो उसने रिसर्च किया होगा, ग्रेजुएशन रिसर्च, तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन भैया सिर्फ 1 साल की होने वाली है। अब आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जो ग्रेजुएशन डिग्री की होगी तो आपको बराबर 2 साल देने पड़ेंगे।
यानी अगर रिसर्च नहीं किया होगा, ग्रेजुएशन रिसर्च का कोर्स नहीं किया होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल की डिग्री करनी होगी। और अगर आपने रिसर्च किया होगा तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आप सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगी। उसके बाद एमफिल को टोटल ख़त्म किया गया है, अब एमफिल नहीं होगा, जो नई पॉलिसी है। और पीएचडी में भी कोई खास चेंजिंग उतनी नहीं आई है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें अच्छी और बुरी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा डिबेट जो है इस पर हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा जीडीपी होता है, कुल मिला के जो हमारा जीडीपी होता है, उसका 6% एजुकेशन के लिए रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 1.6 से लेकर 3% तक एजुकेशन पर खर्च होता था, लेकिन अब उसको डबल करने की बात की गई है। दूसरी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये फीस को लेकर है। आज से पहले मनमानियाँ चलती थी, जो प्राइवेट स्कूल होते थे वो मनमानी फीस रखते थे, जो उनको मन करे वो फीस उनको दी जाती थी। तो भैया पेरेंट्स बहुत मुश्किलात में पड़ जाते थे। कभी फिज़िकल एजुकेशन फ़ीस, कभी मैगज़ीन फ़ीस, कभी एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस को अगर बंद किया तो फिर एनुअल फ़ीस चलाना शुरू किया। इस तरीके से पेरेंट्स की जेब पर उनकी बहुत गहरी नज़र रहती थी और उनकी जेब खाली करने के लिए प्राइवेट स्कूल हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन भैया अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब सरकार एक मैक्सिमम फ़ी जो है वो फिक्स करने वाली है। इसके अलावा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चेंजिंग होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट होते थे, रिज़ल्ट में सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस के अंदर आपकी चीज़ें होती थी, उन चीज़ों पर ही आपके मार्क्स, आपकी असेसमेंट होती थी, जो बहुत ही गलत था। सबसे पहले तो ये है कि जैसे होता था कि भाई जो आप किताबों में पढ़ते हैं उसका एग्ज़ाम देंगे और उसके नंबर आपको मिलेंगे, वो ज़रूर है। उसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट होगी अब, जो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा। तीसरी बड़ी बात है जो इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में लाई जाएगी, वो है फ्रेंड्स के रिलेटेड उनका क्या रवैया है। यानी आप अगर क्लास में हैं तो आपकी पूरी क्लास को पूछा जाएगा आपके बारे में कि आपका रवैया कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे उठते बैठते हैं, आपके रिलेशन दूसरों के साथ क्या है, टीचर्स के साथ क्या है, आप शरारतें तो नहीं करते हैं, आप ये तो नहीं करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, बोलचाल का क्या तरीका है, कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के सवालात बच्चों से पूछे जाएंगे आपके बारे में और उसके भी नंबर होंगे। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होगा कि भैया देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो छोटे हम एक दूसरे से कभी कभी ज़िद भी करते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह भी करते हैं, गालियाँ वगैरह भी देते हैं, तो अक्सर रिलेशन जो है क्लास में ठीक नहीं रहते हैं। हमने देखा है ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि क्लास फेलोज़ के साथ उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। अब होगा ये कि रिलेशन भैया बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचेगा कि कल मेरी असेसमेंट के लिए इसके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बारे में, अगर मैं इसके साथ अच्छा रहूँगा, इसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, अच्छे से बैठूँगा, अच्छे से रहूँगा, तो ये मेरे बारे में यस बोलेगा और मुझे उसके नंबरात मिलेंगे। कहीं ना कहीं उन नंबरात के चक्कर में उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रहेगा और उसके अंदर एक तहजीब का जो एक दायरा है उस दायरे के अंदर रहेगा और इससे बहुत अच्छी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी। तो इसके अलावा टीचर से भी कुछ सवालात पूछे जाएंगे बच्चे के रिलेटेड। बच्चा कैसा है, बिहेवियर कैसा है, टीचर और बच्चे का रिलेशन कैसा है, उठना बैठना कैसा है, उसका दूसरों के साथ कैसा बर्ताव है। तो टीचर के भी कुछ नंबर होंगे उसके बिहेवियर को लेकर, उसके बर्ताव को लेकर। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो भैया आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना पड़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पर आपको अब मार्क्स मिलने वाले हैं। आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी, आपके फ्रेंड्स से पूछा जाएगा और आपके टीचर से पूछा जाएगा और उस बिना पर एग्जामिनेशन आपको अब पास करना पड़ेगा, जो बहुत अच्छी बात है। एक और बात जो बहुत अच्छी है इसमें वो ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी वो आज तक हिंदुस्तान में नहीं आ सकी।
देखिए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो हिंदुस्तान में उसकी कोई ब्रांच नहीं है, ऑक्सफोर्ड की कोई ब्रांच नहीं है, होनी चाहिए थी। हालांकि इस बारे में जो इससे पहले सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने कोशिश की थी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनको इजाज़त दी जाए हिंदुस्तान में कैंपस खोलने की, ताकि कंपटीशन हो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में और एजुकेशन लेवल जो है वो ऊपर जाए। लेकिन उस दौर के सरकार ने एक शर्त भी रखी थी कि भैया जो यूनिवर्सिटी आएगी उसका 50 करोड़ हम अपने पास सिक्योरिटी रखेंगे। वो अच्छी बात भी थी, क्योंकि भाई अगर जो है ये यूनिवर्सिटी यहाँ से बोरी बिस्तर उठा के चला जाए तो भाई हम अमेरिका में कहाँ ढूंढें कि कहाँ ऑक्सफोर्ड है, कहाँ हार्वर्ड है। वो अच्छी बात भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फ्लेक्सिबल अब किया गया है। अब जो है कहा गया है कि आप अपने कैंपस खोलिए, लेकिन दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ही कैंपस खोल सकती हैं अपना। उससे ये होगा कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें और उनके दरमियान में एक कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन से ये होगा कि हमारे अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आएगा, और इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा नॉलेज जो है वो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपटीशन जब होगा पूरी दुनिया के अंदर तो हम उस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड के साथ compete करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ ये होता था कि टीचर्स की इतनी बेहतर ट्रेनिंग नहीं होती थी। अब टीचर्स को कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर्स को जो रिफ्रेशर कोर्स आते हैं उनको कराए जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, उनको कराया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये तो हुई कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे जो लैंग्वेज को लेकर इस वक्त नेगेटिव चल रहा है कि भाई लैंग्वेज जो है अंग्रेज़ी ही होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मादरी ज़बान ही होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल बात है, इस बात पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक और नेगेटिव बात जो मैंने देखी है वो ये है कि मैं आपको बता दूँ कि जो मॉरल एजुकेशन होता है, जो इखलाकियात होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपने देखा होगा, और मैं भी उसी माहौल से पढ़ के आया हूँ। हमारे यहाँ एक मॉर्निंग असेंबली होती थी, और मॉर्निंग असेंबली में कुछ न कुछ इखलाकियात हमें सिखाया जाता था कि बच्चा अपने बाप के तई कैसे बर्ताव करेगा, अपनी माँ के तई कैसे बर्ताव करेगा, और उनके क्या हुकूक हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो है ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, और जो डेवलपमेंट नहीं है, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इखलाकियात की गिरावट आ रही है। और इखलाकियात की गिरावट जो है इसी वजह से आ रही है क्योंकि हम इखलाकी तालीम पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। प्रॉपर तौर पर मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी मुझे लगता है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में आनी चाहिए, ताकि हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जो एशिया का एक कल्चर है, जो माँ बाप के तय हमारी रिस्पेक्ट होती है, टीचर के तय हमारी रिस्पेक्ट होती है, बड़े के तय हमारा प्यार होता है, उसको बरकरार रखने के लिए मॉरल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमें साइंस जो है वो ये पढ़ाती है कि आपकी आंखें ये देख सकती हैं, आपके जो टांगे हैं वो ये काम कर सकते हैं, हाथ ये काम कर सकते हैं, आपकी ज़बान जो है वो इस तरीके की होती है, इसमें ये होता है, आपके दिमाग के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो इखलाकी तालीम है, इखलाकी तालीम हमें ये बताती है कि भैया ज़बान तो है, लेकिन ज़बान से बोलना क्या है, भैया आपको कान तो हैं, कान से सुनना क्या है, आंखें तो हैं, साइंस ने हमें पढ़ाई है, लेकिन इनसे देखना क्या है, हाथों से कैसे काम करना है, पाँवों से कैसे चलना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें इखलाकियात सिखाती हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इखलाकियात का जो वो दर्स है, इखलाकियात की जो तालीम है, उसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा सिस्टम इस वक्त आया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ कॉपरेशन होता है। यानी कंपटीशन की दौड़ में लोग नहीं लगते हैं, कॉपरेशन की दौड़ में लगते हैं, प्रैक्टिकल की दौड़ में लगते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को फिनलैंड का मॉडल अप्लाई करना चाहिए, और फिनलैंड में बड़ा टॉप क्लास मॉडल है, आप सबको उस मॉडल को करना चाहिए, गूगल करना चाहिए कभी, और उस मॉडल को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि फिनलैंड के अंदर किस तरीके का एजुकेशन मॉडल है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर छोटा सा एक मुल्क जिसकी बाउंड्री स्वीडन और रशिया से लगती है, बहुत छोटा सा मुल्क, और उस मुल्क को पूरी दुनिया इस वक्त जानती है
एजुकेशन के लिए। देखिए भैया, हमारे यहाँ नोकिया एक बहुत बड़ा फ़ोन हुआ करता था, वो स्वीडन ने बनाया। हम जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आजकल, और उसके अंदर जो लिनक्स की लैंग्वेज होती है जिस पे एंड्रॉयड चलता है, वो लैंग्वेज हमारी जो फिनलैंड है, फिनलैंड की देन है। इसके अलावा सब बच्चे जो हैं घरों में खेलते हैं एंग्री बर्ड्स, इस तरीके के गेम्स, सब फिनलैंड की देन है। कहने का ये मतलब है, और वहाँ का छोटा सा बच्चा, तीसरी पांचवी क्लास का बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन बनाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ये होता है कि मैंने 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ी, लेकिन मैं किसी भी लेबॉर्ट्री में नहीं गया। 12th किया, किसी भी लेबॉर्ट्री में नहीं गया। ये पता चला कि भाई अच्छा लेबॉर्ट्री ये होती है जब मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा में पहुंचा, तब मुझे पता चला कि अच्छा लेबॉर्ट्री ये होती है। तो भैया हम क्या करेंगे कि ग्रेजुएशन के लेवल पे हम लेबॉर्ट्री देख रहे हैं और वहाँ तीसरी क्लास का बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन बना रहा है। कुछ फ़र्क तो है, कुछ तो है फिनलैंड के मॉडल में, कि जिसने उसको दुनिया का एजुकेशन के लिहाज में सबसे बड़ा मुल्क बना दिया। वहाँ पे होता क्या है, एक तो जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हम पहली क्लास से लेकर जो है पीएचडी तक सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पे जो पहला एग्ज़ाम होता है वो 16 साल की उम्र में होता है, यानी 10वीं लेवल पे एक नेशनल एग्ज़ाम होता है वहाँ पे। उसके बाद एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। उससे पहले असेसमेंट ज़रूर होती है, लेकिन कोई एग्ज़ाम फॉर्मल तौर पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जो फिनलैंड का मॉडल है, उस मॉडल में एक टाइम फिक्स होता है कि भैया आपने इस टाइम में ही पढ़ाना है बच्चे को, यानी 9 से लेकर 3 बजे के दरमियान में पढ़ाना है। आपको 6 बजे ही, यहाँ हिंदुस्तान और हमारे जम्मू कश्मीर की तरह बच्चे को 6 बजे ही जगा के वो ऐसे ऐसे आँखों को करता है, बैग लाता है, गाड़ी में जाता है, बेचारा क्लास में भी सो जाता है, उसको नींद भी पूरी तरीके से नहीं मिलती है। वहाँ पे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने पढ़ाना है भैया, और उसके दरमियान में भी हर क्लास के बाद आपको 20 मिनट की ब्रेक मिलती है। उस ब्रेक में आप खेलो, उस ब्रेक में पेंटिंग करो, जो मर्जी करना है करो, पूरी छूट है आपको, और टीचर को भी पूरी छूट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बेचारे को टीचर 9 बजे दाखिल हो गया, भैया आपको कैद कर लेंगे, हम पूरे 5 बजे तक नहीं जाने देते हैं। वहाँ पे टीचर घर जाए, रेस्ट करे, सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने उस 20 मिनट के पीरियड में। और यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई हम असर और सूख से एक टीचर जो है अपनी मनपसंद की मर्जी से अपने स्कूल चुनता है और फिर अपनी ट्रांसफ़र करा लेता है। फिनलैंड के अंदर 6 साल तक एक टीचर की ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, चाहे वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से लिखा के लाए, ट्रांसफ़र नहीं होगी टीचर की। तो 6 साल तक वही टीचर जब बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा जो है उससे वेल वर्स्ड होता है, उसकी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से। तो उनके दरमियान में जो एक कोऑपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के दरमियान के रिलेशन की वजह से उनकी जो एजुकेशन है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा जो फिनलैंड मॉडल है, फिनलैंड मॉडल में ये है कि भाई वहाँ सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है वो टीचर बनने के लिए होता है। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरीके से फिनलैंड के अंदर एजुकेशन का टीचर बनने के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर्स होते हैं 2%, उनकी सिलेक्शन एज टीचर होती है, और जब टीचर वो बन जाते हैं तो टीचर बनने के बाद उनकी सैलरीज भी उतनी ही होती है, 20 लाख रुपए सैलरी पर मंथ। अब भैया ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि भाई यहाँ का रहबर तालीम टीचर बेचारा 1500 रुपये तनख्वाह लेता है। 1500 रुपये की उसकी दाल, आटा, हल्दी, चावल भी नहीं आता है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि हमारा जो रहबर तालीम टीचर है वो दाल, सब्ज़ी, टमाटर पे कंसंट्रेट करेगा या क्लास में कंसंट्रेट करेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि किस तरीके का। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ का बच्चा जो है वो फिनलैंड का मुकाबला करेगा या अमेरिका का मुकाबला करेगा या स्वीडन का मुकाबला करेगा। इसको हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जब हम टीचर को ही परेशानी में रखते हैं, टीचर को ही उलझन का शिकार करते हैं, जब हमें टीचर को जब हल्दी लेने के लिए पैसा नहीं है तो उस क्लास के अंदर भी उसे ये टेंशन रहती है कि मुझे हल्दी कहाँ से लानी है, मुझे कहाँ से किराया देना है, बिजली का किराया कहाँ से दूँ। वो उस टेंशन का शिकार रहेगा तो पढ़ाएगा क्या।
इस वजह से जो यहाँ का टीचर है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत है, और सिर्फ इज्जत देने से काम नहीं चलेगा, उसका जेब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, मेरे ख्याल से इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और जिस सर्विस में जो जाए उसमें उसी तरीके की तनख्वाह भी उनको दी जानी चाहिए, जिस तरीके से फिनलैंड में है, जिस तरीके से अमेरिका में है, जिस तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, उस तरीके से उनको तनख्वाहें भी हमें देनी पड़ेगी। और तब जाकर यहाँ का जो टीचर है उसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन स्टूडेंट पे और क्लासरूम में रहेगी, न कि उसकी कंसंट्रेशन दाल और बिजली का बिल देने में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी में इस चीज़ को भी ऐड करने की ज़रूरत है कि जो टीचर है उसका सिर्फ एहतराम ना करें भाई, सिर्फ टीचर के दिन उसको सल्यूट ना करें, उसके लिए आपको उसके जेब का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी जो दीगर मुराद हैं उन मुराद को भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना एजुकेशन सेक्टर में एक नाम बनाएगा। इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनमें साइकोलॉजिकल एक काउंसलिंग की जाती है, जो हमारे यहाँ नहीं है। यानी बच्चे को अगर रेडियो में इंटरेस्ट है, बच्चे को अगर बिजली में इंटरेस्ट है, पानी में इंटरेस्ट है, तो उसी सिमत में उसको ढाला जाता है और आगे जाके वो एक स्पेशलाइज्ड बनता है। और इसीलिए जापान का दूसरी क्लास का बच्चा जो है वो आपकी रिस्ट वॉच बनाता है, और वहाँ घरों में रिस्ट वॉच बनती है। हमारे यहाँ का इंजीनियर भी रिस्ट वॉच नहीं बना सकता, वहाँ का दूसरी क्लास का बच्चा रिस्ट वॉच बना रहा है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बाद उसको वही पढ़ाई दी जाती है, और पढ़ाई के बाद जो है वो उसमें पूरा ट्रेंड हो जाता है। दूसरी एक बात मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बोर्ड्स का सिस्टम है, एक जो यूनिलेटरल सिस्टम है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, जे&के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये सिलेबस फ्रेम करते हैं, और फिर वही सिलेबस जो है हमको रटना पड़ता है क्लास के अंदर, वही कराना पड़ता है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने एक पैटर्न ये शुरू किया है कि जो आपका सिलेबस है भैया वो आपका टीचर ही तय करेगा, यानी टीचर खुद सिलेबस बनाएगा, उसको वही पढ़ाएगा, और उसकी गाइडलाइंस है बाज़ाब्ते तौर पर कि किस तरीके से उसको भी सिलेबस बनाया। ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दिया जो मर्जी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है, उसको भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उस गाइडलाइंस के तहत उसको भी चलना है, लेकिन सिलेबस वो खुद बनाएगा। हमारे यहाँ जो है वो ये है कि हमारे यहाँ डोजिंग बहुत ज़्यादा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डोज दी जाती है। तीसरी पाँचवीं क्लास से ही उसका बड़ा सा बैग होता है और बड़ी टेंशन में होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है और बहुत सारा पढ़ाया जाता है, उसको बेचारे को कुछ भी याद नहीं रहता है। एक सर्वे हुई फिनलैंड के अंदर, उस सर्वे का मैं आपको बता देता हूँ। सर्वे ये हुई कि जो मैथमेटिक्स अमेरिका के अंदर 1 साल में पढ़ाया जाता है, वही मैथमेटिक्स फिनलैंड के अंदर 5 साल में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिनलैंड का जो मैथमेटिक्स पढ़ के निकलेगा 5 साल के बाद, वो अमेरिका के उस 1 साल वाले से कई ज़्यादा बेहतर होता है। यानी 1 साल में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो बच्चे, उनको सब कुछ डोज दी जाती है 100%, लेकिन उनके पल्ले बेचारों को 5% भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिनलैंड के अंदर जो डोज दी जाती है 5% की ही, लेकिन वो 5% में पूरे तौर से माहिर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उस एजुकेशन सिस्टम में है, जो लाने की ज़रूरत है। कुल मिला के मैं बात करूं कि एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बढ़िया पॉलिसी बनाई गई है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही एंट्री और एग्ज़िट लेवल्स हैं, और मौजूदा गवर्नमेंट ने इस ज़मन में बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ कुछ चीज़ों को और ऐड करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने इखलाकियात को लेकर आपको बताया। मैं आप तमाम लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं निज़ामिया एजुकेशन समिट में, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने शिरकत की है, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप जिसने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आप सब लोगों के सामने आऊं और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चंद बातें जो मेरे जहन में थी वो आपके भी जहन नशीन करूं, इसके लिए मैं निज़ामिया एजुकेशन जो ग्रुप है उसका बहुत मशकूर हूँ। खुसूसी तौर पर जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मकसूद अहमद साहब, उनका बहुत मशकूर हूँ। मकसूद अहमद साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और सार्क कंट्रीज़ जो हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप कंट्रीज़ जो हैं,
उनमें बच्चों की कंसल्टेंसी करते हैं और बच्चों को अच्छी गाइडेंस देते हैं ताकि वो इंजीनियरिंग में कैसे जा सकते हैं, फार्मेसी में कैसे जा सकते हैं, नर्सिंग में कहाँ तक जा सकते हैं, मैनेजमेंट में कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी अच्छी गाइडेंस करते हैं। स्कॉलरशिप भी देते हैं, 5 करोड़ का स्कॉलरशिप का ऐलान भी उन्होंने किया है जो अलग अलग कैटेगरीज में उनको दिया जाना है। और उसके लिए गालबन 7 जून को टेस्ट भी लिया जाना है जिनकी तफसील जो है वो उनकी वेबसाइट पर भी है और उस ज़मन में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना डाला हुआ है। तो मैं निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप का बहुत मशकूर हूँ और निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप तमाम तलबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, डोडा इलाका से ही। मुझे इस तकरीब में ख़ुद शिरकत करनी थी, लेकिन चूँकि मेरी किताब की आज रस्म इजरा थी, यानी रिलीज़ फंक्शन था राजौरी के अंदर, इसलिए मैं इस फंक्शन में खुद नहीं आ पाया, लेकिन वर्चुअल तौर पर मैं आप सभी के सामने आया और आप सभी ने मुझे गौर से सुना, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। तमाम जो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद थे इस एजुकेशन समिट में, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।